समय जोरदार तालियां योगेंद्र जी के लिए। वंदे वंदे। मंच पर आसीन माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, नागपुर शहर के महापौर श्री दयाशंकर तिवारी जी, हमारी भारतीय सेना वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और इस मंच पर आसीन तमाम वो गणमान्य अतिथि, इस जनसभा में उपस्थित हमारे भूतपूर्व सैनिक, वो वीर माताएं, बुजुर्ग, आप सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और इस देश की और इस शहर की युवा शक्ति का भी आभार व्यक्त करता हूं। आज इस नागपुर शहर में वंदे मातरम उद्यान का भूमि पूजन हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस शहर के महापौर ने मुझे इस भूमि पूजन में आमंत्रित किया, क्योंकि ये उन वीरों की, मां भारती के उन सपूतों की याद में ये उद्यान बनाया जा रहा है। ये उद्यान नहीं, मेरे लिए तो ये एक पावन धाम बनता जा रहा है, क्योंकि देश और सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार उन वीरों की याद में है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और देश की हर सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी हर सांस को इस मां भारती पर कुर्बान किया है। ऐसे वीरों को, उनकी प्रतिमाओं को, उनके किए हुए कार्यों को जब हमारे युवा, हमारे यहाँ के परिवार, बुजुर्ग इस उद्यान में उनको देखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर उनके मन के अंदर कुछ न कुछ एक सकारात्मक सोच जरूर पैदा होगी, और वो यूथ जो देश की ताकत है, उस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान जरूर देने के लिए उतावले होंगे, और मुझे ये आशा और अपेक्षा भी है। ये मां भारती, ये धरती वीर और वीरांगनाओं की धरती है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम इस धरती मां के अंदर, इसकी गर्भ से हमने अपना जन्म लिया है। इससे बड़ा और सौभाग्य हमें मिल नहीं सकता। और मैं अपने आप के लिए बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि इस धरती मां के गर्भ से पैदा हुआ और इस सेना का एक सिपाही बना, और मां भारती ने मुझे मौका दिया कि मैं मात्र 2.5 साल और 19 साल की 2.5 साल की सर्विस और 19 साल की अवस्था में इस मां भारती की रक्षा और सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ने का मुझे मौका मिला। ये इससे बड़ा और सौभाग्य एक सैनिक के लिए हो ही नहीं सकता। आप सब ने टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, न्यूज पेपरों के माध्यम से कारगिल के युद्ध के बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, फिल्मों के माध्यम से देखा होगा। वो एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र जहां गर्मियों के अंदर आज से 22 साल पूर्व -20, -30 डिग्री टेम्परेचर, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, इतनी मजबूती के साथ बैठा हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन वो भूल गया कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन हिंदुस्तान के सिपाहियों ने, इन सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके दुश्मन जो मजबूती के साथ बंकरों में बैठा था, उन्हीं को उनका कब्रिस्तान भी बना दिया। उनको दिखा दिया कि परिस्थिति कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों के हौसले, उनके जज्बात
कोई तोड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता है। वो हर मौसम में, हर परिस्थिति में, हर मुकाबले को लड़ना जानते हैं, उसको तोड़ना जानते हैं, दुश्मनों को मिटाना भी जानते हैं। इन्हीं हौसलों के साथ, इन्हीं जज्बातों के साथ जब मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स को पहले तोलोलिंग टॉप के ऊपर विजय पताका फहराने का आदेश मिला, तो तोलोलिंग दार सेक्टर की वो हाइट्स, वो चोटी है जो नेशनल हाईवे बना था श्रीनगर टू लेह, बिल्कुल उससे सटी हुई पहाड़ी, जिस पर बैठे हुए दुश्मन ने पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक किया हुआ था। कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट की गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। उसको खोलना एक चुनौतीपूर्ण टास्क था। बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने हमले की रणनीति बनाई और उसी हर रणनीति के तहत उस पहाड़ी के ऊपर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा और उस 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों की शहादत दी। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप हमें प्राप्त हुई। उसके बाद फिर हमें टाइगर हिल को फतेह करने का आदेश दिया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जब तक हमारे पास हाइट्स हमारे हाथ में नहीं है, तब तक हम पूर्ण रूप से सक्सेस है ही नहीं। तो इसी रणनीति के तहत द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, उसको फतेह करने का जब आदेश मिला तो पूरी उसको रणनीति बनाई गई, प्लानिंग किया गया, युद्ध नीति बनाई गई और उसी युद्ध नीति प्लानिंग के साथ हमने 2 जुलाई को चढ़ना शुरू किया। साथियों, उस पहाड़ी पर रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में दुश्मन से छुपे रहते थे ताकि वो हमारी हरकत को देख ना ले, क्योंकि हिंदुस्तान का सिपाही, सैनिक मरने के लिए नहीं, मारने के लिए होता। दिन भर पत्थरों में छुपना, फिर रात भर चलना। हमने 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू करी रखी और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने दरसता है और लगता है कि शायद वो कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि हम रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ऊपर की तरफ जब चढ़ते हुए चले जा रहे थे, तभी दुश्मन ने फायर खोल दिया और हमारा रास्ता कटक हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। सामने दुश्मन के 2 बंकर्स, इन हिंदुस्तान के सिपाहियों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए पाकिस्तान के तमाम सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। टाइगर हिल टॉप वहां से मात्र 50-60 मीटर रहा, तो दुश्मन ने देखा कि हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत करीब आ चुकी है, फर्स्ट लाइट हो चुकी है। इतना भारी बम्बारमेंट हुआ, इतना गोलाबारी हुआ कि ऐसी परिस्थिति हो गई कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेडशूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेडशूट है, यानी मरना निश्चित था। सोचा कि मरना है, जन्म लिया है तो मरना तो निश्चित ही है, लेकिन ऐसे मरेंगे कि दुनिया याद रखे। भारत माता की जय, माता की जय। जो हमारे देश और सेना की जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारे सैनिक की वो सोच कि उसका शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसके शरीर के अंदर रक्त का एक भी कतरा बचता है और आखिरी सांस भी बचती है, तब तक वो दुश्मन की तरफ बढ़ता ही रहता है, दुश्मन का खात्मा करता ही रहता है। उसके कदम कभी भी पीछे की तरफ नहीं होते। हमने सोचा मरना ही तो है, मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं हम करेंगे। इसी सोच के साथ हम आगे की तरफ उनके बंकर्स की तरफ बढ़े, तो ये भी सत्य है कि बिना लीडर की कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उस समय हमारा लीडर, हमारा टीम हवलदार, प्लेटून हवलदार, हवलदार मदर, उसकी बदौलत हम 6 सिपाहियों ने 5 घंटे तक उस पहाड़ी पर लड़ाई लड़ते रहे। चारों तरफ से दुश्मन से घिर चुके थे। धीरे धीरे जब अग्निशमन भी समाप्त हो चुका था, तो फिर भी प्लानिंग किया, हिम्मत नहीं हारी, धैर्य को नहीं खोया। प्लानिंग किया कि दुश्मन को पत्थरों से बाहर निकालना है, इनका खात्मा करना, ताकि इनका अग्निशमन,
इनका हथियार लेकर के हम और देर तक लड़ सके। उसके बाद दुश्मन की जब भारी गोलाबारी हुई उसी में हमने फायर बंद कर दिया और 20 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ तो दुश्मन ने सोचा कि शायद ये मर गए हैं या इनका अम्युनिशन समाप्त हो गया। एक सामने बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर से 10-12 पाकिस्तान के जवान निकल करके आए तो हम 3 अलग अलग पत्थरों के पास शिस्त लेकर के बैठे हुए थे, कोऑर्डिनेट किया हुआ। जब ऐसे सामने आए एक साथ उनके ऊपर फायर खोला, उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार। उसके बाद हमने उन्हीं का हथियार, उन्हीं का अम्युनिशन लिया, फिर फायर करने लगे। तो 1-2 जो बचा था उन्होंने ऊपर जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि वहां पर हिंदुस्तान के 8 या 10 ही जवान। विदिन 30 मिनट हमें समझने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने हमारे ऊपर दोबारा से हमला कर दिया, इतना जबरदस्त कि जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे 20 मिनट तक अंधाधुंध गोलाबारी किया, हमें सर नहीं उठाने दिया। फायर बंद करते ही ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए धीरे धीरे हमारे नजदीक आने लगे। हम चुपचाप धैर्य को रखते हुए, मानसिक संतुलन को बनाए हुए चुपचाप बैठे रहे, उनके नजदीक आने का इंतजार करते रहे और वो पल भी आया कि हमारी एक लाइट मशीन गन थी, उनको जब वो दिखाई दी सीधा उसी के ऊपर उन्होंने आरपीजी का राउंड दाग दिया, वो वेपन डैमेज हुआ, उसको चलाने वाले जवान थे घायल हुए। मैं भी उस तरफ बैठा हुआ था, मेरी प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज ही मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने बोला, योगेंद्र सैलन जी को उठा करके फेंक, दुनिया में इस वेपन के सिवा आज कोई बचाने वाला नहीं। मैंने वो हथियार उठा करके उनकी तरफ फेंका तो मेरी नजरें ऊपर की तरफ गई, जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे थे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। वो कैसे बहुत नजदीक आ गए, कहां पर ये खड़े, शायद मेरी आवाज भी वहां तक पहुंच गई। सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका, एक साथी था पीछे लेट करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा, उसकी यहां से उंगली कट करके दूर जाकर के पड़ी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि शायद उसका हाथ कट गया है, मुझसे बोला कि मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, नहीं सर हाथ में उंगली कटी, फर्स्ट एड दिया। तभी एक और साथी घायल हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया। हम सभी ने बोला कि सर आप फायर नहीं कर सकते हो, आप नीचे की तरफ कूद जाओ, अपने साथियों को चढ़ने में कहीं से मदद करो। उन्होंने बोला नहीं, हम नीचे नहीं जाए, जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना। अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके आया था कि एक सैनिक अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, आज तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहा था। इससे बड़ी प्रेरणा, इससे बड़ी और सामर्थ्य हमारे लिए, हम जैसे नए जवानों के लिए हो ही नहीं सकती थी। तभी एक और साथी के ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों उसकी हेल्प के लिए जाने लगे। शायद मेरा मूवमेंट उनको दिखाई दिया होगा, सीधा फिर ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड का एक टुकड़ा है, उसने आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा तो मुझे भी आभास हुआ कि शायद घुटने से पैर कट गया। मैं एकदम से नीचे जा गिरा तो एकदम से दिमाग में आया, देखता हूं पैर कटा है कि नहीं, तो देखा पैर तो नहीं कटा था। अभी खुद ही फर्स्ट एड करने लगा, तभी एक और ग्रेनेड का स्पिंडर आया, उसने आकर के यहां से ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद ऐसा लगा कि शायद आंखें चली गई, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान और नाक से खून की धार बह रही। फिर खून को साफ करता रहा, फिर रेंगता हुआ अपने उस साथी के पास पहुंचा, पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे। मैं उनको बोला, सर आप फर्स्ट एड कर दो। उन्होंने भी मुझे आदेश दिया कि पहले फायर कर, मैं थोड़ी देर के बाद फर्स्ट एड करता हूँ। और जैसे वो फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी को निकाला, उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे गोली लगी, इधर से खून की फुहार छूट गई। हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द नहीं। मेरा ट्रेनिंग का साथी मेरे बगल में बैठा था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है क्या? बस यही शब्द उसके मुख से निकला, ऐसे सीने में ब्रश लगा तो मेरी कोट पे आकर के लेट गया।
अपने साथियों को बोला, सर दोनों बंदों के गोली लगी है, कैसे हैं? दोनों के दोनों शहीद। बस इतना ही मैं बोल पाया। तभी उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगा करके इस तरह से 3 तरफ से हमको घेर लिया। वो पल, वो मंजर, उन गोलियों की बौछार हुई कि उसी पल के अंदर मेरे तमाम साथी शहीद। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। पाकिस्तान के उस कमांडर ने बोला कि इनको चेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। उनके कुछ साथी आए, हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं, सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। तो सामने वाले को जब शरीर के अंदर गोलियां दागी तो डेड बॉडी ऐसे उछलने लगी, बगल वाले को मारा। तो मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने यहाँ पर गोलियां मारी, फिर पैर में 2 जगह पर गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। जब उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं, तब एक अपने मन मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों न ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी खड़ा। फिर उनके कमांडर ने हमारे जो नीचे वाला एक MMG पोस्ट था, उसको कब्जा करने के लिए टाइगर हिल के बगल में ही मस्को वैली थी, जहां उनका बेस कैंप था, उसको मैसेज दिया कि जो नीचे हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। जब ये आवाज मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम सही है। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। और दोस्तों, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप उन्होंने बूट की ठोकरें मारी, पत्थर मारे, ईमान में बहुत क्रूरताएं करी, सब कुछ सहन करता रहा। फिर लास्ट में उनके कमांडर ने बोला, इनके हथियार उठा लो। तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा, दूसरा वेपन उठाने लगा। उसने उसी रोटेशन से दोबारा से गोलियां मारी, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। और जब एक कदम आगे चला तो उसने पलट करके फिर राइफल मेरे सीने की तरफ करी। तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। कहते हैं जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। और इस धरती को भारत मां बोलते, उस समय समझ नहीं थी कि क्यों बोलते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, बल्कि एक सजीव है। जैसे मां अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है, तो ये मां भारती भी अपने बेटों की शौर्य, पराक्रम और वीरता को कभी दफन नहीं होने देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। और मैं इस मां भारती का कृतज्ञ हूं कि शायद इन्होंने मुझे चुना कि उनके बेटों ने जो पराक्रम दिखाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शौर्य गाथा लिखी, उसको दुनिया तक पहुंचा सके। तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। और गोली जाकर के उन्हीं सिक्कों पे लगी, देखो चिट्ठू। गोली के धक्के से मुझे भी आभास हुआ कि मर गया। अगले ही पल पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के मेरे AK-47 उठाया। जब वापस मुड़ा, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तो मुझे एकदम से चेतना आई। मुझे लगा कि मैं जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगे थे, वो ग्रेनेड उसके हुड में जा गिरा। जब तक वो वहां से निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, वो यहाँ से पूरा सर हुआ और हमारे ऊपर आ गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने उस दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की यहाँ से यहाँ तक की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फायरिंग किया, फिर पलट करके दूसरे पत्थर पे गया, तीसरे पत्थर पे गया। 3-4 जगह से जब फायरिंग किया और 4-5 पाकिस्तानियों को मौत के लिए सुनाया, तो वहां से वो भाग खड़े हुए, उनके हौसले को तोड़ दिया। मैं 3-4 मीटर तक घिसकता हुआ, रेंगता हुआ आगे गया। वहां से उनको खदेड़ा। जब 3-4 मीटर आगे जाके देखता हूँ, सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट है, उनका
वेपन का डिप्लॉयमेंट, जब ये सब कुछ देखा, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, बस जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने पोस्ट को बचाना, अपने साथियों को बचाना। फिर खिसकता हुआ रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। फिर मन में आया कि हो सकता मेरी तरह कोई मेरा साथी जिंदा हो। आकर के एक को देखने लगा, किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए, बहुत देर बैठ करके कूदा। फिर अपने आप को संभाला। ये हड्डी के टुकड़े जब आपस में टकराने लगे तो सर में पीड़ा होने लगी। इस हाथ में से बांधने की चेष्टा करने लगा, लेकिन बांध नहीं पाया। फिर लगा कि शायद ये कट गया, तोड़ करके फेंक देता हूँ। तोड़ने की चेष्टा करी, टूटा ही नहीं। इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, सोचता रहा जाऊं तो जाऊं कहां। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, न तो सर्विस का अनुभव, न उम्र का तजुर्बा। किधर हिंदुस्तान है, किधर पाकिस्तान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुपचाप पड़ा रहा। बहुत देर के बाद शायद मां भारती की वो आवाज थी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। बस उस आवाज के ऊपर मैं उस नाले से लुढ़कता हुआ बहुत नीचे पहुंचा। एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया था। एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था, पर मुझे लगा कि शायद मैं हो सकता है पाकिस्तान की तरफ आ गया। नीचे देखा तो मेरे साथी मुझे नजर आए, उनको आवाज दिया, वहां से मुझे निकाल करके लेकर के गए। तो जैसा आप फिल्मों में देखते हैं, कोई ग्रेनेड फटता है तो पूरे ड्रेस के चीकड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई नहीं कह रहा था कि ये जिंदा रहेगा, लेकिन मैं उनको बोला सब मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचाना। तो पीछे कमांडिंग ऑफिसर बैठे हुए थे, कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उनको सूचना दिया। उन्होंने बोला जल्दी से मेरे पास इस जवान को पहुंचाओ। तो फॉरवर्ड जवानों के पास में इतने संसाधन नहीं तो वो किसी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा सके। पहाड़ियों पे चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअलिटी पे देते। जवान कंधे पे डाल करके मुझे लेकर के वहां तक पहुंचे। शाम हो चुकी थी, इतना ब्लड बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो। उन्होंने जाते ही बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? मगर सब दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन आवाज सुनाई दे रही है। बोला मैं आपका कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर होकर जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लगी। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप दिलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। डॉक्टर आए, उन्होंने फर्स्ट एड दिया। फिर उन्होंने पूछा कि बेटा हुआ क्या? अब तमाम इन्फॉर्मेशन उनको दिया। लेकिन लास्ट में पूछते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट हमने से पट्टी की, खाने के लिए नहीं चले। साथियों 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट था, एक बड्डी पेयर, हमने सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खा पाए थे, आधा तो बैलेंस ही था। सब इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मुझे कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, तो पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात दोबारा से प्लान करके उस पहाड़ी पर हमला किया गया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का टर्न हो गया था, सीजफायर हो गया था, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं 25 साल 5 महीने की सैन्य सेवा मैंने की, और आज नागपुर वासियों के बीच में हूँ, आप सबके बीच में हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है। उन्हें माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी और जयशंकर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस नागपुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे सौभाग्य दिया कि मैं इस वंदे मातरम अभियान का भूमि पूजन में शामिल हो सका। और हर एक सैनिक की एक ही सोच होती है कि ये सांसों के तराने, ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित है, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। और हर सैनिक की एक ही सोच जिसके साथ वो बढ़ता है और दुश्मनों का खात्मा करता है, उसकी यह कि लहू बहे तो बहे, सांस चले ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। इसी के सोच के साथ वो अपने
सर्वोच्च न्यौछावर करता है और इस राष्ट्र को रक्षित और सुरक्षित रखता है। ऐसे वीर सेनानियों को, ऐसी वीर माताओं को, वीरांगनाओं को, उन महापुरुषों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।